आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। वायनाड भूस्खलन की घटना और झारखंड ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वायनाड के भूस्खलन की घटना प्राकृतिक है, इसका प्राकृतिक कारण है, लेकिन लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को हम सामान्य नहीं कह सकते। इस मामले में सरकार की गलती है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह द्वारा पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा पदक जीतने पर उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एक सुखद और गर्व का क्षण है। फिर से मेडल मनु भाकर के नाम। हाँ, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि उन्होंने एक इंडिविजुअल इवेंट में जीता, अब एक टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हम तमाम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और यकीनन उन्होंने बहुत मेहनत की है इस मेडल को हासिल करने के लिए और ये बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए। दो बड़े हादसे देश में, वायनाड में बाढ़ जैसी स्थिति है, कई लोग मारे गए हैं, रेल एक्सीडेंट हुआ है सर, कैसे? देखिए, वायनाड में तो एक लैंडस्लाइड है और एक नेचुरल कॉज उसका है और बड़ा अफसोसनाक बात है, 20 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मगर जो ट्रेन के हादसात आए दिन हो रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के ज़िम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं और कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं और नुकसान रेलवेज़ का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इक़दाम करते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्य विधानसभा में एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अंधकार को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम नेता द्वारा कथित तौर पर एक अधिकारी द्वारा की गई गलती के लिए पूरी पुलिस को हतोत्साहित करना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पुलिस को पुराने शहर में ट्रैफिक चालान का पालन न करने, कानून का उल्लंघन करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एआईएमआईएम गैंगस्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। संजय कुमार ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि पुलिस रात 10 बजे के बाद पुराने शहर में प्रवेश न करे। उन्होंने पूछा, क्या पुराना शहर उनकी जागीर है या पाकिस्तान है, या क्या वो सोचते हैं कि निजाम के राजकारों का शासन जारी रहेगा। पुलिस रात में इकट्ठा होने वाली और सड़कों पर उपद्रव मचाने वाले भीड़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपना कर्तव्य निभाती है। अकबरुद्दीन ओवैसी कौन होते हैं पुलिस को अपना कर्तव्य न निभाने के लिए कहने वाले? मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी 2 अगस्त को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 30,000 सरकारी शिक्षकों के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे, जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया था। सीएम शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और राज्य में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उनके सुझाव लेंगे। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की और बैठक के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। राज्य के डीजीपी जितेंद्र, एससी विभाग के प्रमुख सचिव श्रीधर, शिक्षा के प्रमुख सचिव बुर्रा वेंकटेशम, सड़क और भवन विभाग के सचिव हरिचंद्रा, हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त श्रीनिवास रेड्डी, जीएचएमसी आयुक्त अम्रपाली, सूचना विभाग के विशेष आयुक्त हनुमंत राव और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक में राज्य भर से हाल ही में सम्मानित हुए कई शिक्षक शामिल होंगे। अधिकारियों को स्टेडियम में शिक्षकों के लिए वर्षारोधी तंबू सुविधा, पार्किंग और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है। हैदराबाद में चल रहे बोनालो उत्सव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक सदस्य ने पुराने शहर के कारवा और जियागुडा इलाकों के मंदिरों में प्रिय हिंदुओं हलाल को न कहें, जिसमें हिंदुओं से त्योहारों के दौरान हलाल उत्पादों से बचने का आग्रह किया गया है। पोस्टर आरएसएस सदस्य और बीजेपी जिला आईटी सोशल मीडिया संयोजक रचित सागर द्वारा लगाए गए थे। अपने संदेश में सागर ने हैदराबाद में हिंदू समुदाय से त्योहारों के दौरान हलाल उत्पादों का सेवन करने से परहेज करने का आह्वान किया। कारवा और जियागुडा इलाकों में विभिन्न मंदिरों में हलाल को ना कहे वाले बैनर पोस्टर लगाए गए। वहीं ये भी कहा गया कि मेरे हिंदू बंधुओं से अपील है कि वे कम से कम हमारे त्योहारों के दौरान हलाल और इसके उत्पादों का बहिष्कार करें।
तेलंगाना राज्य विधानसभा ने सोमवार को 16 घंटे से अधिक के मैराथन सत्र के साथ एक तरह का रिकॉर्ड बनाया। राज्य के वार्षिक बजट पर सोमवार सुबह 10 बजे शुरू हुई चर्चा मंगलवार देर रात 2:15 तक चली। राज्य गठन के बाद यह राज्य विधानसभा के लिए सबसे लंबा कार्य दिवस मनाया जाता है। पिछला कार्य दिवस पिछले बीआरएस शासन के दौरान 10 घंटे से अधिक समय तक चला था। पूरे दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने बारी बारी से अपनी अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया। 2024-25 के लिए अनुदान मांगों पर मतदान के पहले दिन विधानसभा ने मुख्यमंत्री और 5 अन्य मंत्रियों द्वारा पेश की गई लगभग 19 मांगों पर चर्चा की और पारित किया। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने लंबी चर्चा में भाग लिया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुफ्त बस यात्रा की महालक्ष्मी योजना से प्रभावित ऑटो चालकों के मुद्दे पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सीतक्का के खिलाफ बीआरएस विधायक पी कौशिक रेड्डी की टिप्पणी के बाद विधानसभा में हंगामा हुआ। अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने कौशिक रेड्डी से माफी की मांग की, जब उन्होंने टिप्पणी की कि सीतक्का को ड्राइवरों के कल्याण के लिए पिछली बीआरएस सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ज्ञान नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकारी सचेतक आदि श्रीनिवास ने विधायकों से माफी मांगने और तत्काल वापसी की मांग की, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इससे पहले हुजूराबाद विधायक ने सरकार से ऑटो चालकों का समर्थन करने का आग्रह करते हुए मांग की थी कि सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने चुनावी वादों को लागू करे और मासिक वित्तीय सहायता में 10,000 रुपये प्रदान करे, खासकर मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने वाली महिलाओं के मद्देनजर। इस पर हस्तक्षेप करते हुए सीतक्का ने विधायक से ऑटो चालकों को हो रही कठिनाइयों को महालक्ष्मी योजना से नहीं जोड़ने को कहा और कहा कि उन्हें ऑटो चालकों को भड़काने से बचना चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद के इबादत खाना में महिलाओं के नमाज पढ़ने का अधिकार बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें इबादत खाना में महिलाओं के प्रवेश या प्रार्थना करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अंजुमन अलविशिया इमामिया इतना अशरी अखबारी सोसाइटी ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हैदराबाद के दारुल-शिफा में मौजूद इबादत खाना में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ रीट पिटीशन फाइल की थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 25(1) का जिक्र करते हुए कहा कि यह आर्टिकल देश के सभी लोगों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने आगे कहा कि हमें पवित्र किताब कुरान में कहीं नहीं पढ़ा मिला कि महिलाओं का इबादत खाना में जाना या वहां नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल तेलंगाना ने अकेले जुलाई में डेंगू के 722 मामले दर्ज किए, जबकि इस साल जनवरी से जुलाई तक कुल संख्या बढ़कर 1800 हो गई। केंद्र ने जनवरी से जून तक डेंगू के 1078 मामले दर्ज किए। हालांकि जुलाई के अंत तक कुल संख्या बढ़कर 1800 हो गई। इनमें से 60% मामले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सीमा के भीतर थे। शेष मामले विभिन्न जिलों में फैले हुए, विशेष रूप से भद्रदादी, गोटा, गुने, महबूबनगर, करीमनगर, निजामाबाद और खम्मम। अधिक बारिश की आशंका और डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें दरवाजे और खिड़कियों को मच्छरदानी से सुरक्षित करने, सुबह और शाम को मच्छरों के प्रजनन के चरम समय के दौरान उन्हें बंद रखने और सेफ्टी टैंक को जाली से ढकने की सिफारिश की गई है। घरों के आसपास जमा पानी को खत्म करने के लिए जनता को साप्ताहिक रूप से शुक्रवार शुष्क दिवस मनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। एक व्यापक समीक्षा बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आदिवासी समुदायों के कल्याण और महिलाओं और बच्चों के लिए विकासात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। समीक्षा सत्र में आदिवासी आबादी की वर्तमान स्थितियों और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए की गई पहलों पर चर्चा शामिल थी। बैठक के दौरान सीएम नायडू ने मानियम क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं की स्थापना के साथ साथ आदिवासी छात्रावासों में रहने की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि आदिवासी समुदायों को उनके विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों और समर्थन तक पहुंच प्राप्त हो। संबंधित मामले में मुख्यमंत्री गांजे पर प्रतिबंध के संबंध में भी चर्चा में शामिल हुए, जो मादक द्रव्यों के सेवन और समुदायों पर इसके प्रभाव को संबोधित करने के लिए उनके प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
लोकसभा में राहुल गांधी ने वायनाड में आए भूस्खलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज सुबह सुबह वायनाड कई विनाशकारी भूस्खलन की चपेट में आया। 60 से ज्यादा लोग मारे गए। मुडक्कई गांव का जनसंपर्क टूट गया और त्रासदी की वजह जानमाल की विनाशकारी हानि और व्यापक क्षति का आकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। मैंने रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से बचाव और चिकित्सा देखभाल के लिए हर संभव सहायता देने, मृत लोगों को मुआवजा तुरंत जारी करने का अनुरोध करता हूं। अगर मुआवजा बढ़ाया जाता है तो अच्छा होगा। सबसे जरूरी परिवहन और संचार लाइनों को बहाल करना होगा। जल्द से जल्द राहत स्थापित करना और प्रभावित परिजनों के पुनर्वास का रोड मैप तैयार करना भी जरूरी है। राहुल ने कहा कि अभी भी वायनाड और पश्चिम घाट के कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में भूस्खलन में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।